नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हलचल प्लस में। मैं संजना और आज है हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान बुद्धराम शर्मा जी, जो कि जगत सुख के रहने वाले हैं। और इनके बारे में मुझे लगता नहीं है कि मुझे परिचय करवाने की ज़रूरत है। ये बहुत जाने माने एक व्यक्ति है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और बात जानते हैं कि इनका क्या अनुभव है, इनकी ज़िंदगी से लेकर का सफ़र और इनका सारा सफ़र जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में किया है आज तक। तो आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले तो आपके इस मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जो आप हमारे जीवनी के बारे में भी जानकारी चाहते हैं और साथ साथ में इस प्रकृति और नेचर के बारे में भी जानकारी चाहते हैं। तो मैं अपना परिचय देता हूं। मैं गांव जगत से रहने वाला हूं। जिस क्षेत्र में हम आकर के बैठे हैं ये हमारी पुश्तैनी, हम यहाँ इस क्षेत्र के और इस व्यास ऋषि के कुलपुरोहित हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमें इस क्षेत्र के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है। और मैंने अधिकतर अपने जीवन में प्रकृति और पुरुष के बारे में ही अध्ययन किया। जब मैं अपने अध्ययन अवस्था में था तो मैं समझता था कि हमें भौतिक कार्य के साथ साथ आध्यात्मिक कार्य कैसे करने चाहिए, उसकी क्या सोच होनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक नेचर ही उसका एक प्राथमिक स्वरूप उसको देने का प्रयास किया और जिसमें मैंने इन्वायरमेंट के लिए बड़ा आत्मा और दिल से काम करने का प्रयास किया। और फिर मैंने जो हमारे कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो संवैधानिक पहलू होते हैं, मैंने सबसे पहले एक देव ऋषि प्रोटेक्शन ग्रुप करके एक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया और उसमें अच्छे मुझे व्यक्ति उपलब्ध हुए। जो मेरे साथ कार्य करने वाले लोग थे वो भी पारदर्शी लोग थे और उनको मैंने उसका सदस्य और मेंबर बनाया और हमने एक नीतियाँ तैयार कर दी इस एनवायरनमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने जीवन में इसी क्षेत्र का ही चयन किया। मैं बताना चाहता हूँ, ये साफ अगर आप ऊपर जाते हो तो एक गुलावा नाम की जगह पड़ती है, मड़ी से नीचे, जहाँ जो हमारे रोड जाते हैं। जब ये हमारी समतल भूमि किसी विकास के लिए जब इसका कटाव होता है, इसका विभागीयकरण होता है, तो मैं समझता हूँ ये भूमि कच्ची हो जाती है। विभागीयकरण होने के साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाता है और वो भूमि जो है वो ध्वसन क्रिया का रूप लेती है और इससे हमारा प्रकृति का नाश होता है। जब मैंने अपने विवेक से इसे सर्वेक्षण किया तो मैंने पाया कि हमें जो ये कटाऊ भूमियां हैं, जो गवर्नमेंट ने विकास करने के लिए आम जनता के हित के लिए जो भूमि उपलब्ध करवाई है, हमें हर कटाऊ भूमि के साथ साथ वृक्षारोपण करना अनिवार्यता होना चाहिए ताकि वो भूमि कच्ची होने के साथ साथ वो पकड़ में रहे, क्योंकि वृक्ष जो है वो उस भूमि को ध्वसन क्रिया से उसको बचाते हैं, रक्षा करते हैं। तो मैंने सबसे पहले संकल्प लिया कि गुलावा में मैंने एक ऐसा स्पॉट देखा जहाँ मुझे नजर आया कि ये भूमि ध्वसन क्रिया में आ सकती है और आया है। अब तो यहाँ पहाड़ी से नहीं, अगर आगे जाओगे वो पहाड़ी में नजर आएगी जहाँ ध्वसन क्रिया बड़ी स्वरूप में आई थी। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और पहले तो मैंने अपने जो हमारी संस्था है उसमें अपने इस मुद्दे को रखा और सब मेंबरों ने उसको पारित किया और फिर हमने एक पत्र अपनी संस्था की तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा और उनसे मैंने देवदार का 1000 वृक्ष की डिमांड की। चलो वो तो समय की बातें हैं, उसमें कुछ लोग गतिरोध भी पैदा कर रहे थे, विघ्न भी पैदा कर रहे थे कि इस आदमी को उपलब्ध ना कराया जाए पेड़, क्योंकि वो खुद तो कर सकते हैं नहीं, लेकिन वो राजनीति का स्वरूप लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन को, मुझे बड़ा दुख होता है कि आज वो कंजर्वेटर बने वो डीएफओ साहब, तो उन्होंने पहले तो हाँ किया, फिर उन्हीं लोगों ने जब देखा कि ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा तो उन्होंने नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जब मैं गया तो उन्होंने मुझे 1000 वृक्ष देने से भी आनाकानी करनी शुरू कर दी कि भैया ये तो ज़्यादा वृक्ष है, आपने डिमांड ज़्यादा रखी है तो ये तो होने पाएंगे। लेकिन चलो भगवान की कृपा थी, मेरे हाथ थे, मेरी पहचान थी सीएम साहब से। जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन कर दिया तुरंत और उन्होंने मुझे 1000 वृक्ष उपलब्ध करवाए। और मेरी संस्था, और साथ साथ में मैंने एक और बात बताऊँ, मैं साथ में जो यहाँ पर पहचान में आर्मी रहती है, जिसके कर्नल साहब थे, उनसे भी मैंने चर्चा की कि महोदय
मैं चाहता हूं कि आप देश की सुरक्षा के हित में यहाँ पर जो बटालियन की स्थापना हुई है, देश का हित तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकृति का की सुरक्षा भी होना बड़ा अनिवार्यता है, तभी आप ठीक ढंग से यहाँ पर रह सकते हैं। तो उन्होंने बहुत मेरी प्रशंसा की और उन्होंने पूरी आर्मी को भी, आपको मेरी जो इसमें मिलेगी यूट्यूब में इसके कार्यक्रम मिलेंगे मेरे, तो देवऋषि प्रोटेक्शन ग्रुप करके आप जब सर्च करोगे निकल जाएगा। तो पूरी आर्मी ने भी और महिला मंडलों ने भी, युवक मंडलों ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया। और आज अगर उस जगह पे जाओगे तो काफ़ी लंबे वृक्ष है। और उसके साथ साथ मैंने आपका टनल निकल रहा था, तो वहाँ भी मैंने वृक्षारोपण किया है। और आपके ये जोगनी फाल बिछिर से नीचे जाइए, अभी भी आपको अखनौर के जो वृक्ष है वहाँ पर कोई अखनौर किसी डिपार्टमेंट ने या लोकल लोगों ने कभी कोई लगाया नहीं था। अब अगर जाओगे जो भी अखनौर की आपको प्लांटेशन मिलेगी तो समझ लीजिए देवऋषि प्रोटेक्शन ग्रुप का ही सहयोग रहा है। तो हमने उनको अखनौर में एक ये हमारा फल लगता है जिसको अखनौर कहते हैं, ये इसका भी कार्य करता है, औषधि का भी है ना, बिकता है और ये खाने के भी काम आता है। अगर इसको आप धोएंगे या नहीं, इसकी कुछ विधि है तो आप इसको पौष्टिक आहार भी इससे उपलब्ध कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा सोचकर इस प्लांट को अधिक महत्व दिया और वहाँ पर लगाया। आगे आने वाले वक्त में हम लगे हुए हैं, मैंने मंडी में भी काम किया है, प्राचीर जी में भी मैंने वृक्षारोपण किया है। तो आज मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सबसे प्राथमिक, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो मानवता का कोई आधार हो, मैं समझता हूँ सर्वप्रथम इस देश को क्या, प्रदेश को क्या, अपने डिस्ट्रिक्टों को क्या, अपने ब्लॉक्स को क्या, पंचायतों को क्या, मैं समझता हूँ कि जिस क्षेत्र में हमारा ये इन्वायरमेंट सुरक्षित है वहाँ हम स्वयं भी सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा हमारा आज तो दुनिया ही इस चपेट में आ रही है। अच्छा, तो जिस तरह के आपने ये कार्यक्रम किए, इसमें आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? हाँ, समस्या मैंने बताई आपको, कई बार मुझे ये प्लांट्स नहीं मिले थे, तो बाकी तो हमको यह समस्याएं कोई नहीं आई, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याएं मैं स्वयं बुद्धि रखता हूँ कि जो मुझे हल निकालने का मैं विवेक रखता हूँ। क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को तैयार करना तो मैं उसके पास पहले चर्चा करता हूँ और वो पेड़ लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही मैं महिला मंडलों के पास गया, मैं वहाँ मैंने इन्वायरमेंट की अपनी इच्छा जाहिर की और उन्हें समझाया इन्वायरमेंट का महत्व है, तो स्वयं ही मेरे साथ पेड़ लगाने के लिए तैयार हो गई। तो मुझे किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे धन की भी जरूरत नहीं पड़ी। और मैं एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि मैंने कभी अपनी एनजीओ के कार्यक्रम में, मैं बताऊं, मैंने कभी भी सरकार से या किसी से धन मांग करके कार्य करवाया हूँ। मैंने अपने विवेक को लड़ा करके, अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर मैंने प्रयोग किया और मानव को प्रेरित किया कि आइए, ये हमारा जीवन है, ये हमारा वंश है, इसी से ही हमारी जो है विकास होने वाला है, इसी से हमारी पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा हम यहाँ पर डिजर्व नहीं करते हैं कि हम यहाँ पर रहने का हक रखते हैं, ये मैं समझता हूँ। तो जैसे अटल टनल निकल गई अब, तो मनाली में जो है बहुत कम टूरिस्ट रुक रहा है, उसकी वजह से तो सारा टूरिस्ट जो है लाहौल की तरफ जा रहा है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिस वजह से टूरिस्ट यहाँ रुके? और हमारा मनाली एक मतलब पर्यटन नगरी से तो जाना ही जाता है नाम से, पर अब ऐसा हो गया है कि सारा टूरिस्ट जो है आगे की तरफ निकल रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बात बताता हूँ कि यह हमारा नेतृत्व बड़ा सक्षम हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग यहाँ पर ऑफिसर आते हैं, चाहे वो डीसीओ हो, एसडीएम हो, तहसीलदार है, मैं समझता हूँ कि उनको टूरिज्म के लिए कोई ऐसी नीतियाँ निर्धारित करनी चाहिए, बनानी चाहिए, जिससे वो 10 मिनट की जगह आधा घंटा रुके, आधा घंटा की जगह वो 1 घंटा रुके। तो इस प्रकार की मैं समझता हूँ इनके पास पॉलिसियाँ बड़ी कम मुझे नजर आ रही है। जब कोई ऐसी हमारे प्रोग्राम हम शुरू करती है सरकार या ऊपर से होती है, तो यहाँ के जो छोटे मोटे जो राजनीतिकरण करने वाले लोग हैं वो उसका विरोध शुरू कर देते हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ कि जो ये अभी भी सोलंगला मैं बताऊँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, उस वक्त टनल नहीं निकल रही थी, नहीं निकली हुई थी, प्रपोजल थी, तो उस वक्त सोलंगनाला में जो रोड निकल रही थी। तो मैं समझता हूँ यहाँ के नेता से लेकर के यानी निम्न स्तर तक हर व्यक्ति उसका विरोध करो। वो तो ऐसा समझ रहे थे, ऐसा आभास करा रहे थे आम जनता को कि कहीं ये राक्षस तो नहीं आया, हमें कहा जाएगा।
समझो बात, क्योंकि ये हमारे टेक्निकल विकास है, ये आधुनिकीकरण में जिस बेस पे हम खड़े हैं, जिस बेस पे हमारा जीवन खड़ा है, मैं समझ रहा हूँ कि टेक्निकल विकास ही हमारा जीर्णोद्धार का विषय बनेगा, क्योंकि यही हमारा जीर्णोद्धार करा सकता है। आज देखिए, फिर भी मैं कहता हूँ कुछ % लोग, चाहे वो आगे जा रहे हैं, वो टर्निंग में वहां रुकते हैं। कोई आगे जा करके आया है, वो सोलंगनाला तक ही आते हैं कि भाई हम घूम करके आए ना, सोलंगनाला ऊपर जाना है, क्योंकि वहां पर नेचर का आनंद है। जब आप ऊपर जाते हो, उस हिमखंड के नजदीक जाते हो, वहां की जलवायु, वहां का आनंद, वहां का अब क्या बताऊं मैं, वो तो आप स्वयं भी इसकी कल्पना कर सकते हो कि नेचर का क्या आनंद अनुभव करते होंगे वो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे प्लान है, जो गवर्नमेंट के प्लान है जैसे अभी ये देखिए ऊपर हम हिमखंड नजर आ रहा है। आज भारत सरकार और हिमाचल सरकार का प्लान है कि आपकी रोबे निकलेगी। मैं बताऊं, कुछ लोग इसमें भी एग्री नहीं है कि नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमें नुकसान होगा। अरे भैया, नुकसान काहेगा होगा? गाड़ियों में तो उतने ही लोग जा रहे हैं, समझो बात, कि वो गाड़ियां तब भी उतनी ही चलेगी। समझो बात, जिस तरीके से आप उन टूरिज्म को आप आगे ले जा रहे हो, उसमें अब आप वर्तमान में जाके देखिए कितना आपको अब ये लग रहा है, गाड़ियों का जाम लग रहा है कि जहाँ 1 घंटे का सफर है वहां 5 घंटे लग रहे हैं। 5 घंटे में तो यहाँ से आप चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। तो आप 5 घंटे आ जाए, पलचान से आप जा रहे हो तो मनाली के लिए लग रहे हैं। बड़ा खेद का विषय है। इसलिए इस चीज के लिए वो गाड़ियां बड़ी सरलता से पहुंचेगी, क्योंकि इसमें हमें इन्वायरमेंट भी बचता है। अगर ऐसे प्लान निकलते हैं तो इन्वायरमेंट भी हमारा स्वस्थ होता है इस चीज से। और एक और बात बताऊं कि यहाँ पर टूरिज्म जिस जगह पे हम बैठे हैं, बर्फ के दिनों में यहाँ गाड़ियां आती ही नहीं है, आदमी पहुंच भी नहीं पाता यहाँ। समझो बात, इसका अर्थ ये हुआ कि सर्दी में सिर्फ मनाली टू रोहतांग के लिए सिर्फ 3 महीने गाड़ियां चलती है। आपका बिजनेस जो ये ट्रांसपोर्ट का भी चलता है तो 3 महीने चलता है, तो आपके पास वर्ष के लिए तो 9 महीने और बच गए। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि मैं 3 महीने के साथ साथ इस क्षेत्र का 12 महीने इसका प्रयोग करूं टूरिज्म के लिए, ताकि वो रेवेन्यू सरकार को मिले और हिमाचल सरकार को मिले और यहाँ के क्षेत्रों का भरपूर विकास हो। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ का नेतृत्व, मुझे लगता नहीं कि ऐसे अगर लग रहा है तो यहाँ के रोड तो सोने की तरह होने चाहिए। आज एनजीटी लगी है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे दुख होता है, चाहे वो नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, क्या कभी उस आदमी ने सोचा, कभी उस आदमी ने कभी आकलन किया कि हमारा एनजीटी का या के क्षेत्र का धन कितना करोड़ों रुपए यहाँ मिला, जमा हुआ, और वो कितना करोड़ यूटिलाइज आपके क्षेत्र के विकास के लिए हुआ। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इस धन से आपकी गलियां भी मेटल हो जाएगी। अगर यहाँ का नेता ठीक हो, यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हो, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ का विकास तो अच्छा यहाँ पर है, करने का हमें मौका है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस प्रकार से दबे हुए हैं, ना वो बोलने की क्षमता रखते हैं, ना मुझे लगता है यहाँ का नेतृत्व कैसा है कि कभी उसने अकल ही नहीं किया। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब से एनजीटी आई है तब से आज तक आपका कितना धन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जमा हुआ है और वो कहाँ यूटिलाइजेशन हुआ इसका? मैं चाहता हूँ कि मैं आरटी लगा दूंगा, उससे मैं जानकारी दूंगा कि या कुल्लू से आपका जो एनजीटी का धन है वो इस क्षेत्र के लिए कितने % पे यूटिलाइजेशन हुआ, इसका कितना प्रयोग हुआ विकास के लिए। तो आज देखिए, आप रोड देखिए, आप लेफ्ट बैंक में जाइए, लेफ्ट बैंक में यानी कि कच्चे रोड गड्ढे मिलेंगे आपको। आज आप अभी भी जो मेटल्ड हुए हैं, वो जहाँ ये जो होटल बने, बस उनके मुंह के आगे मेटल्ड किए हैं। समझो बात, क्योंकि उनसे उनको पैसा मिलता होगा, उनके आगे तो उन्होंने चमका दिया। जहां से आम जनता गुजरती है वहां फिर आगे जाकर वही गड्ढे आपको उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब इन्होंने सार्वजनिक विकास नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ उन होटल वालों के लिए किया है। इससे लगता है कि व्यक्तिगत विकास है, मैं समझता हूँ। इसलिए कोई एनजीओ इसके लिए लड़ने वाली है नहीं। आप पैसा दो, मैं डंगरों को घास खिला दूंगा, भैया तेरा क्या विकास हुआ, तेरा क्या योगदान रहा? आप मुझे भी पैसा दो, मैं भी पशुओं को चारा खिला दूंगा।
आप मुझे पैसा दो, मैं भी लोगों को नंगों को कपड़ा बांट दूंगा। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? अपना अपना कोई शौक तो बताइए। आज सम्मानित किया जा रहा है उन लोगों को जो गवर्नमेंट से पैसा मांगती है, फिर लोगों का भला करती है। हमने आज तक, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे खुशी है कि मैं इस वेद व्यास का यहाँ कुलपुरोहित भी हूं। मैं चाहता हूं कि हमें मानव जीवन दिया है। मैं मानवता के आधार पर अपनी जीवन शैली को आगे ले जाना चाहता हूं। और आप मेरी जांच कर सकते हो किसी भी दृष्टि से। अगर आपको शंका होती है तो आप कीजिए। और मैंने पहले भी RTI लगाई है इसकी इन्वाइटमेंट की। मेरे पास आप गए तो आप यहाँ रास्ते में मिले मुझे, तो अगर आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको उस RTI का आपको जवाब दिखा दूंगा, उसमें क्या लिखा है ना। तो ये चीजें बड़ी मूलभूत है, तब हमारी विकास की शैली बनेगी। ऐसा है नहीं, हम नहीं चाहते कि आगे वालों का विकास ना हो। ये भी आप शंका पैदा ना करना कि कोई आदमी ये ना सोचे कि मैं यहीं के विकास की बात कर रहा हूँ। आगे जो इस हिमखंड से परे लाहौल वाले के लोग रहते हैं, उनका भी विकास होना चाहिए। तभी मानवता है ना हमारी। जब हम सब मानव को एक दृष्टि से देखोगे तभी आप मानव कहलाओगे। एक मैं सोचूंगा मेरा ही परिवार भोजन करे, पड़ोस वाला भूखा मर जाए तो मैं मानव बन गया, तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी एनजीओ चाहती है सर्वे अत्र सुखी ना भवन, सभी सुखी हो। जब सब सुखी होंगे तो मैं स्वयं भी सुखी लगूंगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो नेतृत्व है वो अच्छा काम करे, अच्छी नीतियां बनाए। जहाँ टूरिस्ट 1 घंटा रहता है वो 3 घंटा बैठे, तभी हमारी चाय बिकेगी, तभी हमारी और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज प्रयोग होगी, तभी बच्चे काम करेंगे, तभी हमारी माताएं धन कमाएगी, तभी हमारे बुजुर्ग पैसा कमाएंगे। और एक और बात बताऊं मैं साथ साथ में, अब चलो आपने मेरे से पूछा ही, तो अभी देखो आप कुल्लू में देखिए बिजली महादेव का प्रोजेक्ट आया है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया है कि जैसे मैं समझो जी देवते वाले अलग बोल रहे हैं कि जब उनके बारे में देवते कोई खा जाएंगे, ऐसा है नहीं। यहाँ भी ऐसा ही चलता था, लेकिन ऐसा है नहीं। सोलमी नाला में भी ऐसा ही बोला, ये तो सारा खा जाएगा, ये सब लूट लेगा, ऐसा है नहीं। अगर आप इसका आकलन करते हो, विकास की नीति के बारे में थोड़ा सा आप अपनी गहराई से चिंतन करते हो, विचार करते हो, तो आप समझना शुरू कर देंगे कि ये विकास कितना प्रगाढ़ है और कितना दीर्घकालीन है, कि आप लंबे समय तक अपने जीवन को चलाने की क्षमता रखता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो लोग इसका राजनीतिकरण, मैं कहूँगा राजनीतिकरण कर रहे हैं लोग, है ना, कि उनका व्यक्तिगत प्रलोभ है कि मेरा लड़का नौकरी लग जाए, एक चाहता मेरी गाड़ियां लग जाए, तो फिर तो यस हो जाएगा, फिर उसको नेचर की नहीं रहेगी ना देवते की रहेगी, क्योंकि उसका व्यक्तिगत विकास है। मैं यही समझता हूँ। हर नेता चाहता कि मुझे बस भैया धन मिले या मेरा कोई बिजनेस एक्टिविटी में मेरा हाथ हो तो तब मैं इसके लिए यस करूंगा, नेता मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसा है नहीं। अगर आप इसका स्वरूप देखोगे, मैंने खुद देखा है, युवा वर्ग आज अपने माउंटेन बाइक को चला रहा है ना, माउंटेन बाइक से धन कमा रहा है, कोई स्की से धन कमा रहा है, कोई और एक्टिविटीज है, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी है जो युवा लोग उसमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हमारे बच्चों के पास धन का आगमन होता है तो वो कुरीतियों से भी निजात पाता है। आप नशा बेचते हो, आप भंग बेच रहे हो, आप कोई चिट्टा खा रहे हो, अरे कारण क्या है पूछिए। आज मुझे दुख होता है, चाहे वो आप मीडिया वाला हो, चाहे वो और कोई नेता हो जिससे वो पूछ रहा है कि ये गलत है, हम भी जानते हैं गलत है। पहले तो चिंतन ये होना चाहिए कि बच्चा भंग बेच रहा क्यों बेच रहा है, उससे कभी किसी ने नहीं पूछा तेरी क्या मजबूरियां हैं, तू चिट्टा बेच रहा है या तू ले रहा है, तेरी क्या मजबूरियां, तू चिट्टा बेच रहा है। बेटे इसका मूल कारण मिलेगा, क्या मिलेगा, आर्थिकता। इसका स्वरूप आर्थिकता है। जब आपके बच्चे के पास, अगर आप उसको अच्छा पढ़ाते हो, अच्छी शिक्षा देते हो, जब उसके पास दिखता हो चारों तरफ से कि मेरे पास धन की व्यवस्था से मैं नाकामयाब हूँ, मेरे परिवार भी मुझे धन उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, मुझे समाज भी दुत्कार रहा है, मैं पढ़ा हुआ तो हूँ, लेकिन मुझे मैं ऐसा कोई रोजगार नहीं मेरे पास है जिससे मैं अपने जीवन को सही दिशा से चला पाऊँ। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता कि मैं अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, अच्छा रहूं, अच्छी मेरे पास व्यवस्था जीवन चलाने जीवन शैली की हो। तो हर व्यक्ति की अपनी एक मूलभूत समस्याएं हर व्यक्ति की होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है जब आएगी तो आप इन चीजों से भी, हमारी जो पीढ़ियां हैं, ये जो पीढ़ियां हैं
ये निजात पाएगी, उससे जो हल निकल जाएगा, क्योंकि उनके पास उनकी आर्थिकता ठीक होगी और वो उस अपनी जीवनी को चलाने में सक्षम होंगे और उनकी बुराइयां खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पर्यावरण को और टूरिज्म को बचाना चाहते हैं और बढ़ाना भी चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ और कुछ नए विषयों के साथ।